नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पंचायत के एक और सेशन में है आपका स्वागत और हमारे साथ हैं रामविलास पासवान जी के चिराग पासवान जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सेशन में आने के लिए। मैं किससे बात कर रही हूँ? एक ऐसे शख्स से जो एक कलाकार है, अभिनेता है, या वो जो अब एक मजा हुआ राजनेता है? एक अच्छे इंसान से जो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के बारे में सोचता है और सही मायनों में लोगों की सेवा करना चाहता है। लेकिन आपकी तो बहुत धमाकेदार एंट्री हुई है। मतलब आप आए और जो इतने वर्षों से, पिछले 12 वर्षों से नहीं हो रहा था, उसको आपने पलट दिया। क्रेडिट आप ही को जाता है एनडीए में जाने का? ये क्रेडिट नहीं है, बट हकीकत यह है कि जब एक युवा राजनीति में आता है तो वो एक नई सोच के साथ आता है। और मैंने अक्सर ये कहा है कि युवाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने नई सोच, नए विजन के साथ अपने बुज़ुर्गों का अनुभव भी जोड़ें। तो जो भी डिसीजन लिया गया है, कहीं ना कहीं अगर मैंने उसको लीड दिया है तो वो सबके विश्वास, सुझाव और समर्थन के बाद ही। 27 फरवरी 12 साल पहले गोधरा की घटना घटी थी और 27 फरवरी को ही आपने ये ऐलान किया कि आप एनडीए के साथ जाएंगे। क्या अंतरात्मा की आवाज़ इतनी कमज़ोर होती है कि 12 सालों में इस तरह से बदल जाए? पर हकीकत ये भी है कि 12 साल में एक युग बदल जाता है। आप कब तक, मेरा कहना बस इतना है कि आप जो हुआ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। गिवन अ चॉइस वो कभी नहीं होना चाहिए था। बट हकीकत ये भी है कि अगर आप अपने आप को सिर्फ एक एरा में फ्रीज करके बैठ जाएंगे, आप वहीं पे अपने आप को रोक देंगे, तो ना आप कभी प्रगति करेंगे ना देश कभी प्रगति करेगा। हकीकत ये भी है कि इस दुनिया में, इस भारत में इमरजेंसी भी लगी थी। आज कौन बात कर रहा है उसकी? हकीकत ये भी है कि 84 के भी दंगे हुए थे, भागलपुर के भी दंगे हुए थे, बाबरी मस्जिद भी टूटी थी। बट हकीकत ये भी है कि मेरे जैसे युवा अपने आप को उस एरा में नहीं बांध के रखना चाहते। वो चाहते हैं कि सही मायनों में आप उसके साथ आगे बढ़ें जो देश के विकास की, डेवलपमेंट की बात करता हो और वही सोच रखता हो। तो नया युग क्या कहता है कि नरेंद्र मोदी सेक्युलर हो गए हैं? देखिए, आज की तारीख में सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म जो एक चुनावी मुद्दा बना हुआ है, सेक्युलरिज्म क्या है? सिर्फ एक सोच है। मैं उस सोच के साथ हूं। मैं किसी भी व्यक्ति के साथ रहूं या गठबंधन के साथ रहूं, मैं उस सोच से अपने आप को नहीं अलग कर रहा हूं। कम्युनलिज्म की अगर आप बात करते हैं, तो अगर हम कम्युनलिज्म की बात करें तो जो 84 के दंगे हुए, क्या वो कम्युनल राइट्स नहीं थे? क्यों नहीं हम कांग्रेस को कम्युनल मानते हैं? क्यों जब हम कांग्रेस के साथ थे, यूपीए गठबंधन में थे, क्यों नहीं हमारे ऊपर तब ये सवाल उठाए गए कि अब आपकी सेक्युलर सोच को क्या हुआ? भागलपुर के दंगे भी तो कोशिश तो कर रहे थे ना चिराग जी, आप कोशिश कर रहे थे कि वहां बात बन जाए। नहीं, बिल्कुल मैं नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मजबूरी का नाम एनडीए हो गया। नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से वो गठबंधन हो जाए, क्योंकि इतने वर्षों से जिस गठबंधन के साथ वो चलते आ रहे हैं, वो नहीं चाहते थे कि वो टूटे। बट हकीकत यह है कि कहीं ना कहीं मैं भी लगातार ये कोशिश कर रहा था कि एनडीए के साथ हम लोग जाएं। मेरी सोच आज की तारीख में मोदी जी की सोच के साथ है। हाल फिलहाल के मैं दिनों ये में कह सकती हूँ ऑफिशियली कि ये चिराग पासवान की ही सोच थी कि एलजेपी एनडीए का हिस्सा है। आपकी मुस्कुराहट कह रही सोच तो थी इसमें। इस बात से मैं कतराऊंगा नहीं कि सोच थी। आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम दिस। आप शायद पहली बार ये कह रहे हैं, खुलकर मान रहे हैं कि आपकी सोच थी। पिता को कैसे समझाया? क्या बोला आपने रामविलास जी को? लगातार बोला, क्योंकि मैं उनको जानती हूँ। 7% पिछड़े लोग हैं उनके साथ बिहार के, वो इतनी आसानी से, और मुसलमान उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है उनके वोट बैंक का, इतनी आसानी से नहीं माने होंगे। देखिए, वोट बैंक का हिस्सा ही नहीं, बट वहाँ पे जितने भी हमारे तमाम मुसलमान हैं जो हमारी पार्टी में भी हैं, आज सब के सब एकजुट होके आज की भी तारीख में इस फैसले के साथ हैं, हमारे साथ हैं। वो जानते हैं कि रामविलास पासवान जी जहाँ पे भी रहेंगे, वो अपनी सोच, जो उनका मिशन है दलित माइनॉरिटीज को लेके, उससे कभी अलग नहीं होंगे। जिससे पहले भी जब हम लोग एनडीए में थे, इसी मुद्दे पे उन्होंने रिजाइन किया ना। जिस दिन उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं हमारे मुसलमान भाइयों के साथ अहित हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया। समझाया कैसे? क्या बोला आपने? क्या शब्द थे? नहीं, देखिए, जिस तरह से परिस्थितियां भी बनती रही, शब्द तो बहुत दिनों से आ रहे थे। हकीकत ये है, मैं अगेन रिपीटेडली, मैं बहुत कैंडिड होकर आज बात कर रहा हूँ। आज से नहीं, मुझे लगता है पिछले साल भर से ज़्यादा हो गया होगा कि मैं उनको ये बात कह रहा था कि हमें एनडीए के साथ जाना चाहिए, हमें एनडीए के साथ जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से मोदी जी के भाषण थे, जिस तरह से वो युवाओं, मुझे सबसे बड़ी बात ये चुभती है कि भारत एक यंग कंट्री है, यहाँ पे अधिकतर युवा हैं। जिस तरह से युवाओं की अनदेखी हो रही है, और खासतौर पे हमारे प्रदेश में, बिहार में 60% से ज्यादा युवा ऐसे हैं जिनकी की आयु 25 साल से कम है। उनकी जिस तरह से अनदेखी हो रही है, लगातार पलायन बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट वक्त की जरूरत है। तो उस युवा के प्रतिनिधित्व के लिए आप अरविंद केजरीवाल के बारे में क्यों नहीं सोचते? मोदी क्यों? मोदी में कौन सी ऐसी खूबी दिखती है आपको? देखिए, अरविंद जी पे तो खैर मैं क्या टिप्पणी करूं, बट मोदी जी इसलिए, जिस तरह से अक्रॉस द कंट्री उनका एक्सेप्टेंस है। हर युवा, भले वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, हर युवा उनके साथ जुड़ना चाह रहा है।
हर युवा उनकी सोच से सहमत है। अगर आज की तारीख में आप उनके हाल फिलहाल के समय के भाषण ले लीजिए, कहीं से सांप्रदायिकता की झलक नहीं दिखती। वो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं। आपको लगता है बदल गए मोदी जी? देखिए, बदल गए हैं क्या है, वो परिस्थितियां उस वक्त क्या थी, आज क्या है वो नहीं पता। बस मैं आज की तारीख में बात करूंगा कि आने वाले 2014 के चुनाव में बहुत ज़रूरी है कि भारत को एक मजबूत नेतृत्व मिले। एक कमजोरी नरेंद्र मोदी की, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जिसमें कोई कमी नहीं रहती है। एक कमी जो चिराग सोचते हैं कि शायद नरेंद्र मोदी में भी है। देखिए, अभी तक राजनीतिक तौर पे उनकी कोई भी कमजोरी मुझे सामने नहीं दिखी। जिस तरह से उनका एक्सेप्टेंस है, उन्होंने माफी नहीं मांगी है। पार्टी लाइन उन्होंने आज तक 2002 के लिए माफी नहीं मांगी। पर जब राजनाथ जी ने माफी मांगी तो उन्होंने इस पे एतराज भी तो नहीं जताया। राजनाथ जी ने ये नहीं कहा कि 2002 के लिए माफी, उन्होंने कहा अगर मुसलमानों को ऐसा लगता है तो उसमें भी वो एक हिस्सा है। बट इस चीज पे मोदी जी ने एतराज तो नहीं किया। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी बदल गए हैं, मुस्लिमों के लिए वो अपने हाथ बढ़ा रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा, मैं उनको इस वक्त से जान रहा हूँ। वो उस वक्त क्या थे नहीं थे, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उस वक्त उन्होंने क्या किया नहीं किया, परिस्थितियां बदलती हैं, राजनीति में खास तौर पे परिस्थितियां बदलती हैं, मुद्दे बदलते हैं। बट आपकी जो एक विचार होती है, आपकी जो एक विचारधारा होती है, जो हमारी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की और हमारी पार्टी की है, सेक्युलरिज्म, दलित माइनॉरिटीज को एकजुट होकर चलना और खास तौर पे बिहार का विकास, उस सोच से हमने कभी समझौता ना किया है, ना कभी करेंगे। मोदी जी से क्या बात हुई? मोदी जी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात होती है, बट मेरी तो उनसे एक छोटा इंटरेक्शन था मुजफ्फरपुर में। जब हम लोग रैली में इकट्ठे थे तो वहाँ पे मेरी उनसे कुछ 5-10 मिनट बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। और बस मैंने उन्हें ये कहा कि सर, आपकी सोच के साथ हैं हम लोग, तमाम युवा आपके साथ हैं, और हकीकत भी यही है। आप कितनी सीटें दे रहे हैं बीजेपी को? हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, वो नहीं कह रही मैं। आपको कितनी सीटें आप अनुमान लगाते हैं कि बीजेपी जीतेगी? देखिए, वो तो मिशन 2272 में लगे हुए हैं। देखिए, हकीकत ये है कि इस गठबंधन बिहार में अगर देखा जाए 40 सीटों में से हम लोग डेफिनेटली 35+ में हैं। और अगर हम 40 की 40 भी जीत गए तो ये भी कोई सरप्राइज की बात नहीं आपको लगता है होगी। वो अकेले 272 पहुंच पाएंगे? डेफिनेटली, आप तो साथ हैं। डेफिनेटली एनडीए गठबंधन 272 से अब काफी आगे जाएगा। और जिस तरह से छोटी पार्टियां हैं चिराग जी, अभी तो बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं। बट अभी चुनाव में भी समय है अंजना जी। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता रहेगा, जिस तरह से लगातार बीजेपी में लोगों का शामिल होना जारी है, लगातार लोग बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, एनडीए गठबंधन के साथ जुड़ रहे हैं, और जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस गठबंधन में आए, तो कहीं ना कहीं इट ओपन्स द डोर फॉर ऑल द अदर लाइक माइंडेड एंड सेम विचारधारा रखने वाली पार्टीज और ज्यादा आएंगी और साथ में जुड़ेंगी। कौन कौन आएगा? कुछ अनुमान जो आपकी बातचीत के जरिए लग रही हो, क्या लगता है? दीदी तृणमूल, क्योंकि अन्ना उधर चले गए हैं तो अनुमान माना जा रहा है कि मैं बस इतना कहूंगा कि अभी बहुत लोग और साथ में जुड़ेंगे। 2004 में भी यही हुआ था कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपीए गठबंधन में गए थे, उसके बाद आपने देखा था कि वो कुनबा कितना बड़ा हुआ था। सबसे पहले हमारे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें गए थे। तो पूरी उम्मीद वही है कि वही बात इस बार भी दोहराई जाएगी। अब हमारी पार्टी एनडीए का हिस्सा है और भी बहुत लाइक माइंडेड पार्टी साथ में आएंगी। राहुल गांधी पिछले दिनों कैसे लगे? आपने बताया कि आपने उनकी मां से बात की थी, पर वो मिलने को फिर तैयार नहीं हुए, लापरवाह दिखे। क्या राहुल गांधी को कैसे एनालाइज करते हैं चिराग? देखिए, जब राहुल राजनीति में आए थे, एंड आई वेंट ऑन रिकॉर्ड सेइंग दिस, कि वो युवा हैं, एक युवा सोच के साथ आगे आए हैं, और कहीं ना कहीं मैं भी उससे प्रभावित था। डेफिनेटली मैं इस बात से प्रभावित था। एक यंग थे, यंग छवि, फ्रेशनेस लेके आए थे, नई सोच, डिसीजंस ले रहे थे, सब कुछ। बट हकीकत यह है कि हाल फिलहाल के वर्षों में समवेयर ही लॉस्ट द प्लॉट एंड ही कुडंट डिलीवर। आपको लगता है कि अब उन पर पैसे लगाना बेकार है? अब मुझे ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी सोच से हिल गए हैं। जिस मिशन के साथ वो आगे आए थे उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मतलब सपना वो अधूरा ही रह जाएगा उनका। चलिए वापस आते हैं। सहूलियत की राजनीति इसे कही जाती है जो आप लोग इस वक्त कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको लग रहा है कि अब नरेंद्र मोदी बन रहे हैं पीएम। अब इधर जाने में, क्योंकि बातों से वो समझ में आ रहा है, तो उधर जाने में फ़ायदा है। सहूलियत की राजनीति है ये चिराग, और उस पर आप नींव रख रहे हैं क्योंकि आप राजनीति में इस उम्र में आ रहे हैं, आपकी नींव ऐसी रहेगी। देखिए, सहूलियत की राजनीति तब होती है अंजना, अगर हम लोग जिस तरह से जिस वक्त मोदी की लहर उठी थी, तुरंत उसी वक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डिसाइड करते कि नहीं, अब आज की तारीख में हमें एनडीए के साथ जाना है। क्यों वो अंतिम समय तक लगे रहे अपने पुराने गठबंधन को किसी तरह से वो मेटेरियलाइज हो जाए? अंतिम समय तक हम लोग लगातार 2 बार सोनिया जी से मिले, लगातार सीपी जोशी जी जो बिहार के प्रभारी हैं उनसे मिलते रहे, AK एंटनी जी से मिले, राजद के तमाम नेताओं से मिले, मैं स्वयं जाके लालू जी से मिला, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के, सब लोग लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संपर्क में रहे, पर नहीं हुआ मेटेरियलाइज। तो जब आपको इस हद तक कॉर्नर्ड कर दिया जाए, आपके पास कोई ऑप्शन ना छोड़ा जाए, और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में सोच तो थी, व्यक्तिगत रूप में ही सही, मेरे दिमाग में सोच तो थी, उसको और ज़्यादा अथॉरिटी से कहने का मुझे मौका मिला, और
सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारे तमाम वरिष्ठ सम्मानित नेता जो हैं हमारी पार्टी के और हमारे तमाम कार्यकर्ता एक सुर में लगातार इस बात को बोलते रहे कि अब हमें एनडीए के साथ जाना चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनकी सोच को सम्मान दिया और ये निर्णय लिया। मैं वंशवाद पर अब बात करना चाहती हूँ। आखिरकार उसी वंशवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, फिर आप युवा सोच, नई सोच, तो ढोंग लगता है फिर उसके सामने। अंजना, बहुत ऑनेस्टली मैं इस चीज़ का जवाब दूंगा, आप भी मेरी इस बात को से सहमत होंगी। एट द एंड ऑफ द डे इट्स ओनली सिर्फ और सिर्फ आपकी काबिलियत है जो मायने रखती है। मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, मेरा पिछला जो प्रोफेशन था, बॉलीवुड आप देख लीजिए या कोई भी प्रोफेशन देख लीजिए, हम लगातार ही एग्जांपल देते हैं कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है तो उस पर तो कोई उंगली नहीं उठाता। मैं वो भी तर्क नहीं दे रहा, मैं बस इतना बोल रहा हूँ, अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है, आपके पिता डॉक्टर हैं, लाख कोशिश करेगा, आपका बेटा नहीं पढ़ पाएगा। मेरे राजनीति में है, वो लाख कोशिश करेंगे, अगर मेरे अंदर अगर वो काबिलियत नहीं होगी, मैं नहीं आगे बढ़ पाऊंगा। मेरे पिता अगर एक्टर हैं, वो लाख कोशिश करेंगे, मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा। तो एट द एंड ऑफ द डे आई विल नॉट शाय अवे फ्रॉम द फैक्ट कि आपको एक इजी एंट्री शायद मिल जाए, इजी एंट्री मिल जाए। एंट्री तो नहीं मिलती ना चिराग जी। नहीं अंजना, एंट्री ही नहीं मिलती। मिलती है, हर एक जगह मिलती है, हर एक जगह, हर किसी में, हर उस व्यक्ति में जिसमें टैलेंट होगा, कोई उस चीज़ को छुपा नहीं सकता, कोई उस चीज़ को रोक नहीं सकता, एंड दैट्स अ फैक्ट। ऐसा नहीं है कि राजनीति में जो आए, जब मेरे पिताजी आए थे राजनीति में, उनके पिताजी तो नहीं थे राजनीति में। अगर यही तो हम कह रहे हैं, विलास पासवान ने जो अपनी जमीन बनाई बिहार में, उन्होंने एक कार्यकर्ता के तौर पर शुरू किया, और कहां से कहां गए वो, जिस तरह से उनका पूरा जेपी मूवमेंट से लेकर सफर रहा है। तो मैं भी कहीं ना कहीं आज से, आपका क्या कंट्रीब्यूशन? मैं भी आज से 7-8 सालों से लगातार एक कार्यकर्ता की हैसियत से तो राजनीति में अपनी पार्टी में जुड़ा ही हुआ हूँ। आप पुरानी कितनी भी क्लिप्स उठा लीजिए, हर जनसभा में, हर चुनावी सभा में आप मुझे मेरे पिताजी के साथ पाएंगी। और फैक्ट ये भी है कि अगर ये बात नहीं होती, हमारी पार्टी में और तमाम बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अगर आज यूनानिमसली सबने अगर इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ चिराग पासवान भी आ सकते हैं और हम सब की सहमति है उसमें, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा तो क्रेडिट आप मुझे पर्सनली भी देंगे कि हाँ कुछ बात होगी। मुझे ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल पे मैंने आपसे सवाल पूछा था कि अगर यूपीए नहीं और एनडीए को भी आप मानते हैं कि उसका इतिहास रहा है, तो अरविंद केजरीवाल जैसा शख्स क्यों नहीं? क्या दिक्कत है उनमें? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आप अराजकता में नहीं जी सकते। आपका सिस्टम में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास नहीं है तो आप उस सिस्टम का हिस्सा बने और फिर उस सिस्टम को सुधारें। मोदी के घर के बाहर जाना, उनसे कहना कि मेरे 16 सवालों का जवाब दे दो, यह अराजकता है? बिल्कुल अराजकता। क्यों? लोकतंत्र में हर किसी को ये इजाजत है कि वो सवाल पूछे अपने चुने हुए प्रतिनिधि से। हर किसी को एक बहुत सी कम्युनिकेशन, बातचीत, वार्तालाप बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझा सकता है। आप कम्युनिकेट कीजिए ना, आप फ़ोन कीजिए, आप बात कीजिए, आप अपनी बातें रखिए, बोलिए कि हम मिलके इस बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। हर उस चीज़ पे जिस पे आपको इशू है, सिर्फ और सिर्फ धरना और प्रदर्शन हर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। धरना और प्रदर्शन अंत में आना चाहिए, पहले आप कोशिश तो कीजिए ईमानदारी से सुलझाने की। जब आप लोगों से रूबरू होंगे क्या होगा? चिराग पासवान क्या बोलेंगे? क्या है उनका इतिहास, क्या है वर्तमान? मैं जीतूं नहीं जीतूं, वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स, बट फैक्ट ये है कि चिराग पासवान जहाँ पे भी रहेगा, आज की तारीख में, मैं बिहारी हूँ इसलिए बिहार की बात ज़्यादा करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ बिहारी युवाओं की बात उठाएगा। मैं सही मायनों में चाहता हूँ कि बिहार में जो पलायन इतनी बड़ी समस्या बना हुआ है वो रुके। क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए? मैं चाहता हूँ कि ये सारी सेवा हमारे खुद के प्रदेश में मौजूद हो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बिहारी दूसरे प्रदेश में जाए और वहाँ जाकर अपमानित हो। तो सिर्फ और सिर्फ बिहार का सम्मान वापस लाना मेरा मकसद है। राजनीति, राजनेता, मंत्री कुछ नहीं बनना। ये आपका अपीयरेंस ऐसा ही रहेगा, लिनन के सूट में आम लोगों के बीच? देखिए, यही इस चीज़ को भी मैं बहुत स्ट्रांगली क्लियर करना चाहता हूँ। आपकी एक इमेज बन गई है, आपकी अगर बारात सज गई है एनडीए की, और दूल्हे राजा साहब के बारे में पता नहीं है कि कम्युनल है वो या सेक्युलर है, लेकिन गुड लुकिंग लोग बारात में जुड़ रहे हैं। उसमें एतराज़ क्या है? जस्ट बिकॉज कि आप राजनीति में हैं, आपको सिर्फ सफ़ेद कुर्ते पजामे में होना चाहिए। मुझे परहेज नहीं है, मैं पहनता हूँ, खुद पहनता हूँ, गर्मियों में बहुत कंफर्टेबल होते हैं। बट गुड लुकिंग अगर आपने वर्ड यूज़ किया, अगर आप हैं, अगर आप प्रेजेंटेबल हैं जी, तो इसमें एतराज़ क्या है? जब तक आपकी सोच क्लियर है और आप सही मायनों में अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें आपकी पर्सनालिटी या आपकी पोशाक उसमें आड़े आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने Thank you, अंजना। ये थे चिराग पासवान, जिनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी यानी एनडीए के साथ जाए एलजेपी, इसमें फैसला इन्हीं का था। पिताजी से बात की, वो भी राजी हो गए और अब बारात तैयार है। एनडीए के साथ ही सत्ता तक पहुंचने की कोशिश रहेगी। आप देखते रहिए आज तक।